नंबर्स दिखाना चाहती हूं आप लोगों को। ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं सापरा साहब, ये नंबर्स जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम आपको बता रहे हैं ये जो कास्ट सेंसस से आप टारगेट कर रहे हैं, और पीएम ने बीते दिन कहा कि मैं ओबीसी मैंने नहीं दिखता हूं, तो हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। 2004 में जब आप देखें तो ये ओबीसी वोट शेयर 24% था। 9 में भी आप जीते 24%, लेकिन उसके बाद से जो गिरावट हुई है 15% पर पहुंच गए हैं आप। बहुत बड़ा हिस्सा इसका बीजेपी की तरफ गया है, और वो कैसे, अगला आंकड़ा आपको बीजेपी का दिखा देते हैं कि उनके ग्राफ में ओबीसी वोट शेयर में कैसा राइज है। 23% और 22% वो हुए 2009 में, लेकिन उसके बाद से स्टेडी गेन है। 34% 2014 में, और 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसी वोट शेयर बीजेपी का हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 34% तब भी आया जब वो पीएम फेस बने, और 2014 में चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपके पास आते हुए, उससे पहले क्षेत्रीय पार्टियां भी जरा दिखा देते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में भी गिरावट आ गई है, और इस पर खास मिस्टर नवल किशोर आप नजर डालिएगा। 2004 में देखिए 43 थे, फिर 2009 में आते आते 42% रहे, आपका कांस्टेंट रहा। लेकिन उसके बाद 2014 में 42% कांस्टेंट रहने के बाद 19 आते आते आपके भी हाथ से फिसलने लगा, आप आ गए 27% पर। ये नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर शहजाद जी पीएम ने कल हमला किया है। एक, उन्होंने 400 और 370 का टारगेट दिया है एनडीए और बीजेपी को। दूसरा, परिवारवाद, ओबीसी वाले मुद्दे पर, इन सब पर उन्होंने हमला किया है। अब ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ईवीएम से जीतेंगे। अंजना जी, यदि कल प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान से सुना जाए तो आपको दो चित्र सामने नजर आएंगे। पहला चित्र है कि प्रधानमंत्री ने बताया डिसीजंस टेकन, जो निर्णय लिए, मिशन अचीव्ड, जो अचीव किया मिशन, और जो आगे के 1000 वर्षों का विजन, मतलब मिशन, डिसीजन एंड विजन। हाँ। और दूसरी तरफ क्या है, ये एक इंडी गठबंधन है जिसमें केवल और केवल कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, अपना अपना एम्बिशन और परिवार को, डायनेस्टी प्रोफेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, ये। दूसरी तरह से समझे तो एक तरफ है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, 12 करोड़ लोगों तक नल पहुंचाना, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचाना, प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, उसके अलावा दुगने रेट से हाईवे बनाना, दुगने रेट से एयरपोर्ट बनाना। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये है कि केवल राहुल की नौटंकी, मोदी की गारंटी बनाम राहुल की नौटंकी या इंडी गठबंधन की नौटंकी। इसीलिए 22 तारीख को देखे क्या हुआ, रामकाज हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, मंदिर का निर्माण हुआ, और जैसे जैसे मंदिर का निर्माण आपके सामने दिख रहा है, इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा गिरता जा रहा है, क्योंकि बुनियाद में क्या है? कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। फिर 24 तारीख को रामकाज, क्योंकि राम जी की कहानी जो है वो शबरी मां के बिना अधूरी है, तो गरीब काज, कर्पूरी ठाकुर जी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उसके बाद आप देखिए 26 तारीख को राष्ट्रकाज, रिपब्लिक डे था। उसके बाद आप देखिए 1 तारीख को विकास काज, निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत किया, और इनके पास कोई काम काज नहीं बचा। मैंने इतने सारे अपने काम गिना दिए, इनसे पूछिए इन्होंने क्या काम किया। अब ओबीसी का रट लगाते हैं राहुल गांधी, जरा एक बार उनसे पूछ लीजिए इतने वर्ष ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए। चलिए छोड़ देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री आज की तारीख में जिन्होंने टेन्योर कंप्लीट किया वो ओबीसी, आने वाले टेन्योर का भी प्रधानमंत्री तीसरी टर्म जो कंप्लीट करेंगे और तीसरी टर्म में जो जाएंगे वो है ओबीसी प्रधानमंत्री। आप अपने इंडी गठबंधन का बता दीजिए ओबीसी प्रधानमंत्री। कास्ट सेंसस की ये बात करते हैं, कास्ट सेंसस रोका किसने था 51 में, जरा बता दीजिए। नेहरू जी का क्या व्यू था कास्ट सेंसस पर, बता दीजिए। मंडल कमीशन पर इंदिरा जी का क्या व्यू था, राजीव गांधी का क्या व्यू था, और राजीव गांधी ने तो स्वयं जाकर मंडल का विरोध किया था। उसके अलावा यह भी पूछ लीजिए कि कर्नाटका में सरकार है, वहां पर कास्ट सर्वे काहे रोक लिया आपने? आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, काहे उसको रिजल्ट बाहर नहीं किया? आपको ही इंटरव्यू दिया था भूपेश बघेल ने, अंजना जी याद है आपको? और उसके बाद पूछ लीजिए हिमाचल में काहे नहीं कर देते, हिमाचल में तो सरकार है उनकी, वहां पर भी कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस करवा दीजिए। ठीक है, दोनों पर जवाब लेते हैं उनसे। इनकी जो केवल बातें हैं ये केवल डिवीजन, ये लास्ट एक वाक्य देखिए, हमने पॉलिटिक्स ऑफ मिशन, और ये एक और बात कह दूं, हमारे साथ राम लला है। राम लला मतलब
आर फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, एम फॉर महिला, एल फॉर लाभार्थी लाभार्थियों का वर्ग, एल फॉर लीडरशिप एंड ए फॉर अर्थव्यवस्था। हमारे साथ गीता है, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता। इनके साथ क्या है? केवल सनातन को उजाड़ने की बातें करने वाले लोग, विभाजनकारी सोच रखने वाले लोग, मारन जैसे लोग जो उत्तर भारतीयों को गालियां देते हैं, और जो लोग देश को बांटना चाहते हैं धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, और इस प्रकार से। तो मुझे लगता है रामलला जिसके साथ, गीता जिसके साथ, उसकी जीत सुनिश्चित। ठीक है, आपने फुल फॉर्म रामलला और गीता दोनों का सुन लिया। सापरा साहब, आपके पास आते हुए पीएम ने भी बीते दिन कहा कि अलाइनमेंट ही गड़बड़ हो गया अलायंस का। अब सवाल यह है कि फायदा तो कुछ होता दिख नहीं रहा है, सीट शेयरिंग आपकी एक भी स्टेट में हो नहीं पाई है, लेकिन सनातन पर जो विरोधी बयान देते हैं ऐसे लोगों को डिफेंड करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आती है। बड़ा सवाल यह है सापरा साहब कि इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत है। आप जितना भी आंखों पर पट्टी बांध ले, आपको ये एहसास अंदर अंदर होगा कि आपका मुकाबला मोदी से है। दूसरी तरफ लाभार्थी हैं उनके पास, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो श्वेत पत्र ला रहे हैं यूपीए के कुप्रबंधन के खिलाफ। कैसे मुकाबला करेंगे? ना सीट शेयरिंग हो पा रही है, ना कोई ऐसी करिश्माई शख्सियत आपकी तरफ दिखती है जिसकी वजह से आप लोग जीत का दम भरे। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, आपने सीट शेयरिंग की बात की, मुझे बताइए क्या एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हो चुका है? क्या यह तय हो गया कि चिराग पासवान को कितनी सीट मिलेगी, पशुपति पारस को कितनी सीट मिलेगी, या जीतन राम मांझी को कितनी सीट मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिलेगी? क्या यह तय हो गया कि अपना दल को कितनी सीट मिलेगी? तो ये तमाम सारे सवाल जो है ये मात्र इंडिया गठबंधन से पूछे जाते हैं। क्या एनडीए ने ये सारी चीजें तय की है? मीडिया का भी जो लेंस है ना, वो मात्र इंडिया गठबंधन पर ही टिका हुआ है। नहीं चरण जी, कम से कम देखिए, लेंस को घुमा या तो करके आपकी इस बात पर मैं आपके साथ, ठीक है, एक सेकंड चरण जी, चूंकि आपने मेरे सवाल पर क्वेश्चन रेज किया इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। मेरा कोई इतना सा भी मन नहीं है कि मैं आपके साथ बिना मतलब की बहस में उलझूं। इसकी वजह क्या है आप भी जानते हैं। कितनी सीटें आई थी आपकी पिछली बार? इनकी 303 आई हैं, अपने दम पर सरकार बना रहे हैं, अब 370 का दम भर रहे हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए ना कि अकेले अपने दम पर हम 370। आप तो धुर विरोधी आए ही इसलिए कि सीट शेयरिंग करना था, तो ये सवाल आप ही से पूछा जाएगा। काहे उजड़ते रहते हैं, गुस्साते रहते हैं? ना अंजना जी, मैंने तो इतना ही कहा। आप क्यों नाराज हो रही हैं मेरे से? मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने तो इतना ही कहा कि ये लेंस हमारी जगह में थोड़ा उधर भी घुमा लेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने तो नाम लेके कहा, पशुपति पारस, चिराग पासवान, तमाम सारे, उपेंद्र कुशवाहा, सारे नाम लिए। ये बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर क्या सीट शेयरिंग हो गया? अजित पवार को कितनी सीट मिलेगी, या फिर जो शिवसेना शिंदे गठ है उसको कितनी सीट मिलेगी? अरे शिंदे गठ के व्यक्ति को तो गोली मार दी है बीजेपी के एमएलए ने, आपके भी ध्यान में होगा। और क्या हो रहा है नासिक के अंदर, छगन भुजबल वर्सेस शिंदे गठ का जो एक एमएलए वो चल रहा है। यहां पर पंकजा मुंडे वर्सेस शिंदे गठ चल रहा है। एक नाथ शिंदे के बेटा जो है उसका जो है बीजेपी के जो मंत्री हैं रविंद्र चौहान, उसके साथ नहीं बन रही है। उनकी जूतम पेजार सड़कों पर हो रही है। अदिति तटकरे जो है कोंकण के अंदर, उसकी भरत गोगावले के साथ, शिंदे गठ के साथ में नहीं बन रही है। वहां पर जूतम पेजार मीटिंग में खुलेआम हो रही है। तो ये सवाल मात्र इंडिया गठबंधन को ही पूछा जाता है या कांग्रेस को पूछा जाता है? क्यों नहीं ये सारी चीजें जो मैंने अभी कही है, ठीक, ये आपके चैनल ने भी दिखानी चाहिए ना। खैर जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं जाता हूं। अब मैं ये बात पे आता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण हुआ वो कुछ नहीं, मात्र अहंकार था। यानी सत्ता का नशा जो सिर पर बैठा हुआ है, वो सत्ता के नशे में धुत होकर के कल बोले हैं जितनी चीजें बोले हैं। ये बता दें कि मोदी की गारंटी कहते हैं, तो मोदी की गारंटी क्या महंगाई बढ़ाने की है? मोदी की गारंटी क्या बेरोजगारी बढ़ाने की है? 8.7% महंगाई हो गई है। क्या मोदी की गारंटी है कि किसान उत्पीड़न होता हो, कि किसानों की जो लागत है वो बढ़ जाए? क्या मोदी की गारंटी है कि महिला खिलाड़ी सड़कों पर रौंदी जाए और उनकी तरफ में कोई सत्ताधारी पक्ष देखे ना और नरेंद्र मोदी का भी वक्तव्य ना आए? क्या मोदी की गारंटी ये है कि मणिपुर के अंदर 2-2.5 महीने वहां पर दंगे चलते रहे लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर शब्द न बोले, उसके ऊपर ध्यान न दें? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। 2024 की जो लड़ाई है ना अंजना जी, ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगी। एक तरफ मोदी होंगे और एक तरफ मुद्दे होंगे, और मुद्दे यही होंगे: बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता, किसानों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, ये तमाम सारे मुद्दे, नफरत, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का।
ठीक है, एक छोटा सा जवाब शहजाद जी, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अंजना जी, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। ये कहते हैं मोदी बनाम मुद्दा होगा, मतलब मुद्दे इतने व्यापक और बड़े हैं। तो भाई बताइए, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो जानी दुश्मन रहे हैं उनके गले काहे मिल रहे हैं? मोदी को हराने के लिए एक साथ आ रहे हैं। एनसी पीडीपी जानी दुश्मन एक हो गए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पंजाब दिल्ली में जानी दुश्मन एक हो गए, तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट जानी दुश्मन एक हो गए, केरला में कांग्रेस और लेफ्ट जानी दुश्मन एक हो रहे हैं और कह रहे हैं मुद्दे बहुत बड़े, तो मुद्दों पर लड़िए, अकेले आइए सामने, सारी 550 से अधिक सीटों पर लड़िए कांग्रेस पार्टी और हम एक साथ एक दूसरे के खिलाफ। दूसरी बात, इन्होंने सीट शेयरिंग की बात की। अंजना जी, मैं आपको अंतर दिखाता हूं। एक बार एकनाथ शिंदे जी के कैंप से किसी का वक्तव्य आया सीट शेयरिंग को लेकर, तुरंत एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि ये सारी बातें हम लोग अंदरूनी तौर से चर्चा करेंगे। अब दूसरा इनका देखिए, टीएमसी को ये कहते राष्ट्रपति शासन लग जाए, वहां ममता दीदी कहते 40 सीटें नहीं आएंगी, ये फोटोशूट कराते, माइग्रेटरी बर्ड है। केरला में ये कहते विजयन जी जो है कावर्ड है, साइकोपैथ है। महाराष्ट्र में एक संजय दूसरे संजय को कहते हैं कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरे संजय कहते हैं आपकी टूटी फूटी हुई पार्टी है। और किस प्रकार से एक दूसरे को भरपेट गालियां देते हैं। और फिर हमें कहते हैं, और एक थी कांग्रेस, चरणजीत सापरा जी, देखे मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चरणजीत सापरा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम इतना तो आप धैर्य रख सकते हैं, अपनी अपनी बारी में रखिए, आपने बोल दिया है वो पॉइंट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां गोली चलाई तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, परंतु बताइए खेरा की गिरफ्तारी क्या मानते हैं आप? लोकतंत्र बचाने के लिए खेरा की गिरफ्तारी को कहते हैं लोकतंत्र के खिलाफ है। वहां पर विजयन जी सुधाकरन को गिरफ्तार करे तो विजयन जी लोकतंत्र के खिलाफ है। वहां पर कहते हैं तृणमूल कांग्रेस ने हमारे ऊपर हमारे पोस्टर फाड़ दिए तो लोकतंत्र के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस है, और दिल्ली में आकर लोकतंत्र इन्हीं के साथ बचाएंगे। तो मुझे लगता है कम से कम अपनी बातों में कुछ कंसिस्टेंसी रखिए। और चरणजीत सापरा जी, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपने किसानों की और महंगाई की बात की, महंगाई पर बोल देता हूं। आपका एवरेज इन्फ्लेशन 8.5%, 2012 से 14 तक 10% के ऊपर, आज 5.5% है, जबकि 3 परिस्थितियां थी, 2 युद्ध थे और कोविड का क्राइसिस था। आप बता दीजिए आंकड़ों के साथ। दूसरा, आपने किसानों की बात की, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट कब लागू हुई? आपने 2008 में बनाई, 14 में लागू हमने करवाई। आपने कितना किसानों को दिया था एमएसपी? धान और राइस, धान और गेहूं को देख ले तो आपने 5.5 लाख करोड़ दिया, हमने उसको 11 लाख करोड़ कर दिया। आप देख लीजिए कि किसानों के लिए 25,000 करोड़ का बजट छोड़कर जाते थे, 1,25,000 करोड़ का बजट हमने किया। तो मुझे लगता है कि आंकड़ों पर चर्चा होनी चाहिए। आप अपना रखिए, मैं अपना रख रहा हूं रिपोर्ट कार्ड, और बताइए छोटा सा, एकदम छोटा सा जवाब दीजिएगा। लेकिन ममता दी को भी आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी कहती है कि 40 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीतेगी, ममता दी कहती है कि सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। समझा देंगे? अच्छा, कोई बात नहीं, उस पे भी मैं बोलूंगा, लेकिन पहले किसानों पे बोल लूं। किसानों को इन्होंने वादा किया था C2 प्लस 50% देंगे, क्या आपने दिया है? किसानों की लागत जो है 25,000 रुपए प्रति हेक्टर हो गई है और उनकी आय कितनी है? 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है। आप जो उनको बीमा योजना के तहत उनको पैसे दे रहे हो, उसके अंदर भी किसानों की संख्या कम हो गई है। बीमा योजना के पैसे जो है, बजटरी प्रोविजन, वो कम हो गया है। तो ये तमाम सारी चीजें क्यों है? आज किसान का यूरिया हो, तमाम सारे औजार हो, सब कुछ महंगा हो गया। किसान आपसे सवाल पूछ रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप काला चश्मा पहन करके घूमना चाहते हैं, इसीलिए इसी तरह से युवा आपसे सवाल पूछना चाहता है, इसी तरह से महिला सवाल पूछना चाहती है। लेकिन क्या होता है? खिलाड़ी महिलाओं को सड़कों पर रोंदा जाता है, खिलाड़ी महिलाओं को जूतों से पीटा जाता है, या वो उनको मेडल वापसी करनी पड़ती है। हाँ। ये आपकी सत्ता के समय हो रहा है। और आप नारी सुरक्षा की बात नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर के करते हैं। पहले इन बातों पर उत्तर दे दीजिएगा।